उस वक्त शाम के 7 बजे थे। कार मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई माल रोड पर आ गई और फिर रजिया ने कार लॉर्ड्स रेस्टोरेंट के सामने रोक ली। हम तकरीबन 1 घंटा वहां बैठे रहे। कॉफी की चुस्कियों के साथ उन जेवरात के बारे में भी बातें होती रहीं। अब मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये सारी चीजें करोड़ों की मालियत की थी। मैं माउंट अबू के पंडित भेरू के इंतखाब की दाद दिए बगैर न रह सका। उसने वाकई कारून का खजाना जमा कर रखा था। 9 बजे के करीब हमारी कार कोठी के गेट में दाखिल हुई तो गनमैन ने रजिया को बताया कि उसके 2 जानने वाले उसके इंतजार में ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। चंद मिनट बाद जब मैं रजिया के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो ठिठक कर दरवाजे में ही रुक गया। उन दोनों में एक चेहरा तो मेरे लिए अजनबी था, लेकिन दूसरे को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मोहम्मद बूटा था, जिसने जगत सिंह के साथ मुझे उस रात घेरने की कोशिश की थी। बूटा भी चुपती हुई नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। बूटा चीखता हुआ एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ये वही है, यही है वो। उसके साथ ही उसने निहायत फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपनी जेब से पिस्तौल भी निकाल लिया। बोला, उस रात यही आदमी हमें धोखा देकर चौधरी अशरफ के डेरे से भागा था। इसकी वजह से हमें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। मुझे तवक्को नहीं थी कि इससे इस तरह मुलाकात हो जाएगी। अब ये बचकर कहाँ जाएगा। मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। बूटे ने मुझे पहचान लिया था। उस रात जब सरहद पार करने के बाद मैं जगत सिंह के साथ उस वीरान डेरे पर पहुंचा था तो मेरा हुलिया सिखों जैसा था। बेतहाशा लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, मूछें। डेरे से फरार के बाद नहर के किनारे हज्जाम ने मुझे न सिर्फ गंजा कर दिया था बल्कि मेरी दाढ़ी मूछें भी साफ कर दी थी। मेरी हैयत बड़ी अजीब सी हो गई थी, मगर कई रोज गुजर जाने के बाद मेरा हुलिया बतदरीज तब्दील होने लगा था। सर पर 1 इंच के करीब बाल आ गए थे और दाढ़ी के बाल भी तकरीबन उतने ही बड़े थे, जिन्हें मैंने साफ करने की बजाय मुगलिया कट दाढ़ी में तरतीब दे लिया था। मेरा ये हुलिया पहले वाले हुलिये से करीब तर था और इसलिए मामूली सी कोशिश के बाद मोहम्मद बूटे ने मुझे पहचान लिया और अब वो मुझ पर पिस्तौल ताने खड़ा था। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है मिस्टर। मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले कभी हमारा आमना सामना भी नहीं हुआ। बूटा गुर्राया, तुम झूठ बोलते हो। अगर तुमने बाल छोटे करवा लिए हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो तुम्हें हजारों में भी पहचान सकता हूँ। अब तुम बच नहीं सकोगे। कोई चालाकी काम नहीं आएगी। अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो और नागी, इसकी तलाशी लो। उसने अपने साथी को इशारा किया जो अब भी सोफे पर बैठा हुआ था। नागी नाम का वो शख्स उठ खड़ा हुआ। उसका कद 6 फुट से कुछ निकलता हुआ था। उसने जीन्स और धारीदार शर्ट पहन रखी थी। शक्ल सूरत से तो वो शरीफ ही लगता था, लेकिन उसके अंदाज शरीफाना नहीं थे। मेरी तरफ बढ़ते हुए उसकी भवें तन गईं। मेरे करीब खड़ी हुई रजिया चीखी, रुक जाओ नागी। इस नई सूरत हाल ने उसे भी किसी हद तक बौखला दिया था। वो बोली, ये क्या बदतमीजी है बूटे। ये मेरा मेहमान है और तुम इस तरह इसकी तौहीन नहीं कर सकते। पिस्तौल नीचे कर लो। बूटे ने कहा, अगर ये तुम्हारा मेहमान है तो ये फिर तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है रजिया बीबी। इस शख्स की वजह से हमें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। ये उस रात हमें धोखा देकर भाग गया था। इसे शायद मालूम नहीं था कि तुम भी हम में से हो, वरना ये तुम्हारे करीब फटकने की भी हिम्मत न करता। तुम बीच में से हट जाओ रजिया बीबी, हम दोनों इससे निमट लेंगे। रजिया के लहजे में इस मर्तबा नागवारी थी। वो बोली, मैं कहती हूँ पिस्तौल नीचे कर लो बूटे। तुम भूल रहे हो कि इस वक्त तुम मेरी छत के नीचे हो और नाजी मेरा मेहमान है। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हो रही है। बूटे ने कहा, गलत फहमी नहीं हो रही, मैंने इसे पहचान लिया है। इससे पूछो, क्या ये उस रात जगते के साथ साथ सरहद पार करके नहीं आया था? और क्या हमें धोखा देकर चौधरी अशरफ के डेरे से नहीं भागा था? इससे पूछो वो जेवरात कहाँ हैं जो ये उस रात धोखे से हमसे छीन कर भाग गया था। जेवरात के नाम पर रजिया चौंक गई और उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। जेवरात की बात सुनकर मैं भी उछल पड़ा था। रजिया को मैंने बताया था कि सरहद पार करने के बाद मैंने अपने गांव में नरगिस के यहाँ पनाह ली थी। उसे ये नहीं बताया था कि सरहद पार करते हुए मेरे साथ जगत सिंह नामी एक और आदमी भी था जो मुझे किसी डेरे पर ले गया था और जहां बूटे से भी मुलाकात हुई थी। मैंने रजिया को तो ये भी नहीं बताया था कि मैंने तकरीबन 5 लाख रुपए की भारतीय करेंसी अपने लिए बेकार समझकर इन दोनों को दे दी थी और इन्होंने जेवरात पर कब्जा करने के लिए मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं उस रात इन दोनों की पिटाई करके डेरे से भाग निकला था। वही जेवरात उस वक्त रजिया की तहवील में थे और बूटे ने उनका हवाला देकर मेरे किरदार को मशकूक बना दिया था। रजिया की आंखों में भी तशकीक सी उभर आई थी और वो उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। बोली, क्या किस्सा है नाजी? मैंने कहा, पहले इससे पूछो कि 5 लाख रुपए की मालियत की वो भारतीय करेंसी कहाँ है जो मैंने इसे और जगत सिंह को दी थी। मेरे ख्याल में अब अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं। रजिया उछल पड़ी, बोली, क्या? वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर बूटे की तरफ घूम गई।
बोली, इस सवाल का तुम्हारे पास क्या जवाब है बूटे? तुमने वो इंडियन करेंसी मेरी मौजूदगी में बरकत अली से तब्दील करवाई थी और तुम्हें उसके सिर्फ 2 लाख रुपए मिले थे। तुमने उस इंडियन करेंसी के बारे में एक मुख्तलिफ कहानी सुनाई थी। अब तुम क्या कहते हो? बूटा गुर्राया, तुम बीच में से हट जाओ रजिया बीबी, ये मेरा और इसका मामला है, हम निमट लेंगे। रजिया ने कहा, अब मैं बीच में आ ही गई हूं तो हट नहीं सकती। तुम्हें असल बात बतानी होगी, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे खिलाफ मेरी रिपोर्ट शाहजी को भड़का देगी। और शाहजी को तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो तुम जैसे लोगों के साथ कैसा सलूक करता है। अगर तुम असल बात बता दो तो मामला यहीं पर खत्म हो सकता है। बूटे ने कहा, तुम मेरे मुकाबले में एक अजनबी की हिमायत कर रही हो रजिया बीबी। उसने अब भी मुझ पर पिस्तौल तान रखा था। रजिया ने कहा, ये अजनबी नहीं है, इसे मैं उस वक्त से जानती हूँ जब इसकी उम्र 14 साल थी। ये मेरे लिए अजनबी नहीं है। अलबत्ता तुम अपने आप को मशकूक बना रहे हो। इससे पहले भी तुम कुछ गलत हरकतें कर चुके हो। ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, असल बात बता दो वरना। मैंने कहा, ये असल बात नहीं बताएगा रजिया, मैं बताता हूँ। किस्सा दरअसल ये है कि फिर मैं उसे सरहद पार करने के बाद के वाकयात से आगाह करने लगा। मैंने कहा, जेवरात के अलावा मेरे पास तकरीबन 5 लाख रुपए मालियत की भारतीय करेंसी थी, जो मेरे ख्याल में मेरे लिए बेकार हो गई थी। मैंने महज खैर सगाली के जज्बे के तौर पर वो सारी रकम इसे दे दी थी और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इन्होंने मेरे थैले में वो जेवरात भी देख लिए और रात को सोते में मुझे कत्ल करके वो जेवरात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इनकी नीयत पर पहले ही शुबा हो गया था। मेरी किस्मत ही अच्छी थी जो मेरी आंख खुल गई और मैं दोनों की ठुकाई करके वहां से भाग गया। ये लोग मुझे शायद कोई मामूली चोर उचक्का समझ रहे थे। इन्हें बताओ मैं कौन हूँ। वो कौन था जिसने बरसों तक पुलिस को उंगलियों पर नचाए रखा? वो कौन था जिसने राजस्थान में भारतीय पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, दूसरी भारतीय एजेंसियों को तवील अरसे तक तिगनी का नाच नचाए रखा? मैंने तो बड़े बड़े सुरमाओं की गर्दनें मरोड़ दी हैं। उस रात इन्हें जिंदा छोड़कर मैंने इन पर बड़ा एहसान किया था। कई महीनों के बाद अपने वतन की सरजमीन पर कदम रखने के बाद ये पहला शख्स था जिससे मेरा सामना हुआ था और मैं इसे दोस्त बनाना चाहता था और इसीलिए खैर सगाली के तौर पर इसे एक खती रकम भी दी थी। लेकिन ये इस कदर कम ज़र्फ निकला कि इसने जगत सिंह के साथ मिलकर मुझे ही कत्ल करने की कोशिश की, इन जेवरात पर कब्जा करने के लिए। इसे ये भी बता दो कि वो जेवरात इस वक्त कहाँ हैं। मेरी इस तवील गुफ्तगू के दौरान बूटे के चेहरे का रंग बार बार बदलता रहा। वो कभी मेरी तरफ देखता और कभी रजिया की तरफ। बूटे का साथी नागी खामोश खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। रजिया ने उसे घूरते हुए कहा, सुन लिया तुमने बूटे, नाजी इस मैदान का पुराना खिलाड़ी है। मैं समझती हूँ कि इसके आ जाने से हमारी ताकत में इजाफा होगा। मैं शाहजी से इसकी मुलाकात कराने की कोशिश कर रही हूँ और तुम इसे अपना दुश्मन बनाना चाहते हो, उस चीज पर कब्जा करने के लिए जो तुम्हारी थी ही नहीं। अगर नाजी मेरे लिए अजनबी होता तो मैं इसकी बात का नहीं तुम्हारी बात का यकीन करती। नाजी को मैं इसलिए नहीं छुटला सकती कि इसे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम भी जहन पर जोर दो तो तुम्हें भी याद आ जाएगा कि चंद साल पहले जेरे जमीन दुनिया में नाजी के नाम का डंका बजता था और फिर हालात ने ऐसा रुख पलटा कि इसे लाहौर छोड़कर जाना पड़ा। किस्मत इसे हिंदुस्तान ले गई और अब ये तवील अरसे के बाद वापस आया है तो हमें गर्मजोशी से इसका खैर मकदम करना चाहिए, ना कि हम इसे अपना दुश्मन बना लें। बात करते हुए रजिया की नजरें बदस्तूर बूटे के चेहरे पर थीं। वो बोली, चंद रोज पहले तुम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। वो 5 लाख की रकम नाजी की तरफ से दोस्ती का तोहफा समझो और हाथ उठाने की बजाय एक दूसरे का हाथ थाम लो। इसी में हम सब की भलाई है। बसूरत दीगर अगर बात शाहजी तक पहुंच गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बूटे के चेहरे पर शदीद तनाव था, आंखों में भी उलझन के तासुरात थे। मैं नहीं समझ सका था कि उसने मुझे कौन से करोड़ों रुपए के नुकसान का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी, लेकिन अब बाजी पलट गई थी। रजिया ने हकीकत जान ली थी और वैसे भी वो मुझे बहुत अरसे से जानती थी, इसलिए भी वो मेरी बात को ज्यादा अहमियत दे रही थी। और बूटा भी ये बात समझ चुका था कि उसने मुझे पहचान कर जो चाल चलने की कोशिश की थी वो नाकाम हो चुकी थी। लेकिन शायद उस वक्त उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला करे। मेरे सामने खड़े हुए उसके साथ ही नागी ने कहा, रजिया बीबी ठीक कहती है यार बूटे, मुझे याद आ रहा है कि नाजी बाऊ का तो बड़ा टैक्का हुआ करता था। अब ये कई महीने गायब रहने के बाद वापस आ गया है और हमारी ही पार्टी में आया है तो हमें इसे अपनी खुशकिस्मती समझना चाहिए। पिस्तौल जेब में डाल और आगे बढ़कर सीने से लगा ले, इसे यार बना ले अपना। बूटे के चेहरे पर अब भी उलझन के तासुरात नुमाया थे, जैसे वो कोई फैसला न कर पा रहा हो। नागी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया तो उसने कोई मुजाहमत न की। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ा दिए। बूटा भी एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद आगे बढ़ाया। मेरा ख्याल था कि वो गिले शिकवे मिटाने के लिए गले मिलेगा, लेकिन उसने सिर्फ दायां हाथ आगे बढ़ाया। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, माफ करना नाजी बाऊ,
गलती हो गई है मुझसे। मेरा ख्याल है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल वो सब कुछ जगत की वजह से हुआ था। उसने मुझे वरगला दिया। मैंने बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया, कहा भूल जाओ अब इस बात को। मैं समझ गया कि अब वो सारा बोझ जगत सिंह पर डालने की कोशिश कर रहा था, जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। वैसे मैं जान चुका था कि सारी शरारत इसी की थी, लालच इसी के दिल में था। जगत सिंह को भी इसने वरगलाया होगा, और मैं ये भी जानता था कि बूटे के दिल में मेरे लिए अब भी कदूरत मौजूद थी। उसने गालिबन किसी मसलहत के तहत हथियार डाल दिए थे, लेकिन उसने जिस अंदाज से मुझसे हाथ मिलाया था, उससे मुझे पता चल गया था कि उसकी नीयत में खोट और दिल में कमीनगी कूट कूट कर भरी हुई थी। रज़िया ने नूरी को बुलाकर चाय वगैरह लाने को कहा। हम लोग सोफों पर बैठ गए और फिर बातों में ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि हिंदुस्तान में जिस पार्टी ने मुझे सरहद पार करवाई थी, रज़िया की पार्टी से उनके गहरे रवाबित थे और इन दोनों पार्टियों के दरमियान माल का तबादला होता रहता है। उस रात मैंने सरहद के दूसरी तरफ गांव के बाहर दरख्तों के झुंड में 2 ट्रक देखे थे। ये स्मगलर जब सरहद पर इधर का माल उधर करते हैं तो बड़ी प्लानिंग से काम लेते हैं। या तो दोनों तरफ के सरहदी मुहाफिज इनके पेरोल पर होते हैं, या असल मकाम से दूर सरहद पर किसी और जगह सरहदी मुहाफिजों को मसनूई झड़प में उलझाकर दूसरी जगह से माल इधर उधर पहुंचा देते हैं। उस रोज भी कुछ ऐसा ही मंसूबा था। सरहदी पट्टी पर बेदियां वाली साइड पर किसी मसनूई झड़प का बंदोबस्त किया गया था। फायरिंग की आवाज मैंने भी सुनी थी। फायरिंग शुरू होते ही उन्होंने हमें दूसरी तरफ से निकाल दिया था, लेकिन रॉ के एजेंट हमारी ताक में थे। बहरहाल मैं और जगत सिंह किसी न किसी तरह वहां से निकल आए थे। जगत सिंह हमें सरहद पार करवाने के लिए साथ आया था। उसके आने का मकसद ये था कि यहाँ आकर शाहजी को बता दे कि रात के आखिरी पहर हेरोइन बनाने वाले केमिकल के ड्रमों से लदे हुए 2 ट्रक सरहद पार करने आएंगे। ट्रकों के यहाँ पहुंचने में उन पर लदे हुए ड्रम ठिकाने लगा दिए जाएं। लेकिन जगत सिंह ने रात का बकिया हिस्सा मेरे और बूटे के साथ उस डेरे पर ही गुजारा था। बूटे के कहने के मुताबिक चूंकि हमारी वजह से सरहद पर फायरिंग हुई थी, जिससे दूर दूर तक सरहदी मुहाफिज होशियार हो गए थे, इसलिए उसके ख्याल में ट्रकों के सरहद पार करने का प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया गया होगा। इसलिए जगत सिंह शाहजी के पास नहीं गया था। लेकिन मेरे ख्याल में मेरे पास कीमती जेवरात देखकर बूटे की नीयत बदल गई थी और उसने जगत सिंह को भी रोक लिया था, जबकि वो ट्रक प्रोग्राम के मुताबिक मुकर्रा वक्त पर सरहद पार करके आ गए थे। लेकिन सरहद से तकरीबन निस्फ मील अंदर पाकिस्तान के सरहदी मुहाफिजों के घेरे में आ गए। उन दोनों ट्रकों के साथ 8 मुसल्ला आदमी थे। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग का तबादला होता रहा और बिलाखिर स्मगलर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। इस मुकाबले में एक सरहदी मुहाफिज और 2 स्मगलर मारे भी गए थे। हेरोइन बनाने के केमिकल से लदे हुए दोनों ट्रक सरहदी मुहाफिजों के कब्जे में आ गए, जिन्हें बाद में हुकूमत के मुतल्लिका महकमे की तहवील में दे दिया गया। इस तरह उस पार्टी को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। रज़िया और नागी की बातों से बूटे ने बज़ाहिर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी, लेकिन उसके दिल में कदूरत थी और मुझे यकीन था कि वो आने वाले वक्तों में कभी न कभी मेरे खिलाफ कोई न कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा जिससे मुझे नुकसान पहुंच सके। नागी और बूटा किसी काम ही से रज़िया के पास आए थे, लेकिन मेरे सामने बात नहीं हुई। मैं उठकर अंदर चला गया, जहां नरगिस हॉल कमरे से उठकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने कमरे में दाखिल होकर कहा, लगता है तुम्हारी नाराजगी खत्म करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नरगिस बोली, तुम मुझे मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हो। मैंने कहा, मसलहत माय डियर, बस 2-4 दिन की बात है, उसके बाद हम दोनों यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। नरगिस बोली, वो दोनों कौन हैं? उसने तुम पर पिस्तौल क्यों ताना था? मैं तो डर ही गई थी। मैंने कहा, लंबी कहानी है, किसी वक्त फुर्सत में सुनाऊंगा। नरगिस बोली, मुझे तो अब डर लगने लगा है, जल्दी से कोई अपना बंदोबस्त करो। तुमने तमाम जेवरात भी उस हर्राफा की झोली में डाल दिए हैं। मुझे तो लगता है कि वो अब तुम्हें ठींगा दिखा देगी। मैंने कहा, वो ऐसा नहीं कर सकती। रज़िया मुझे अच्छी तरह जानती है, ऐसी कोई हिमाकत करने की कोशिश नहीं करेगी। नरगिस बोली, मुझे तो शुबा है तुमने हिमाकत की कि सब कुछ उसके हवाले कर दिया। मुझे तो उसकी नीयत कुछ ठीक नजर नहीं आती। वो तुम्हें मुसलसल टरखाए जा रही है। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला। रज़िया और सब कुछ कर सकती है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती। आज हम एक ज्वेलर के पास गए थे, उसने 2 चीजों की कीमत लगाई है और कल सुबह रकम की अदायगी का वादा किया है। बात दरअसल ये है कि रज़िया इन जेवरात को फरोख्त करते हुए हिचकिचा रही है। नरगिस ने मुझे घूरा, बोली, क्यों? मैंने कहा, वो तमाम जेवरात अपने पास रखना चाहती है। ये बात उसने एक मर्तबा पहले भी कही थी। जेवरात उसे अच्छे लगे हैं और वो मुझे उनकी कीमत अदा करने को तैयार है। नरगिस ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है। ठीक है, वो जेवरात रख कर कीमत दे दे, लेकिन वो नेकलेस, वो मैं नहीं दूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और वो नेकलेस ही उसे सबसे ज्यादा पसंद आया है।
लेकिन तुम परेशान मत हो, वो नेकलेस तुम्हारी गर्दन की जीनत ही बनेगा। ठीक उसी वक्त दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज आई। दरवाजा खुला और रजिया कमरे में आ गई। उसने पहले मुश्तबा निगाहों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा, फिर बोली, क्या बात है, तुम लोग खाना नहीं खाओगे? मैंने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। बातों में वक्त गुजरने का ख्याल ही नहीं रहा था। मैंने कहा, तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं 10 मिनट के बाद ड्राइंग रूम में पहुंचा तो रजिया और नरगिस के चेहरे देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस मुख्तसर सी मुद्दत में उन दोनों में कोई मार्का हो चुका है। मैं नरगिस के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और खामोशी से खाना खाने लगा। 11 बजे के करीब रजिया तैयार होकर कहीं चली गई। उसने मुझे भी नहीं बताया कि कहाँ जा रही है। मुझे उस पर कुछ शुबा हुआ, लेकिन नरगिस पर मैंने अपने इस शुबे का इजहार नहीं किया। कई रोज बाद मुझे और नरगिस को इस तरह बैठने और आजादी से बात करने का मौका मिला था। नरगिस का बस एक ही इसरार था कि मैं जल्द से जल्द रजिया से जेवरात वापस ले लूं और हम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाएं। रात 2 बजे तक हम बातें करते रहे और फिर मैं कमरे में जाकर सो गया। मुझे नहीं मालूम कि रजिया की वापसी कब हुई थी। रजिया से मेरी मुलाकात सुबह 11 बजे के करीब हुई। उस वक्त नरगिस अपने कमरे में ही थी। रजिया से बातें करते हुए मैं चौंके बगैर न रह सका। मैंने उसकी बातों में नुमाया तब्दीली महसूस की थी। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हम ज्वेलर को वो 2 जेवर देकर पैसे ले आए। उसने आज 11 बजे रकम देने का वादा किया था। रजिया ने बेअतनाई से कहा, मैं इस वक्त एक जरूरी काम से जा रही हूँ। ज्वेलर की दुकान तो रात 9 बजे तक खुली रहती है, हम किसी भी वक्त जा सकते हैं। मैंने कहा, तुम जानती हो कि मुझे पैसों की जरूरत है। अगर तुम वहां जाने के लिए वक्त नहीं निकाल सकती तो मुझे वो जेवर दे दो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। रजिया बोली, वो तुम्हें पैसे नहीं देगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर दे। उसके लहजे में कुछ अजीब सी बात थी। फिर बोली, अभी 2-3 दिन पहले अखबारों में तुम्हारे और नरगिस के बारे में बड़ी तफसील से छपा है, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। मेरा मशवरा है कि तुम 2-4 दिन घर से बाहर मत निकलो। रजिया की इस बात ने भी मुझे चौंका दिया था। उसका लहजा और अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा था जैसे अखबारों में शाया होने वाली इस खबर के हवाले से मुझे दबाव में रखना चाहती हूँ। मैंने कहा, लेकिन मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता, मुझे पैसों की जरूरत है। और रजिया ने मेरी बात काट दी। बोली, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है मुझसे ले लो, शाहजी को कराची से वापस आने दो, फिर तुम इस तरह हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे रहोगे। मैंने कहा, ठीक है, फिलहाल तो मुझे 2 लाख रुपए दे दो, बाकी बाद में देखा जाएगा, जरूरत पड़ी तो तुमसे और रकम ले लूंगा। रजिया बोली, तुम बैठो, मैं रकम ला कर देती हूँ। वो अपने कमरे की तरफ चली गई। मेरा दिमाग घूम गया। इससे पहले उसने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई थी। अपने बारे में और उस सिंडिकेट के बारे में खुद ब खुद बहुत सी बातें बता चुकी थी, लेकिन कल बूटे और नागी के आने के बाद से उसका रवैया बदल गया था। अब वो मेरे सामने रकम भी नहीं निकालना चाहती थी, गोया उसे मुझ पर एतमाद नहीं रहा था। उसने जिस तरह मुझे बैठे रहने को कहा था, उससे वाकई मेरा दिमाग घूम गया। ये जुमला कहते वक्त उसके होंठों पर जो मुस्कुराहट आई थी, उसने भी मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। रजिया अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा भी अंदर से लॉक कर लिया। लॉक के खटके की आवाज यहाँ तक सुनाई दी थी और फिर दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैं अपनी जगह से उठकर तेजी से दबे कदमों चलता हुआ रजिया के कमरे के सामने पहुंच गया और मोहतात निगाहों से इधर उधर देखने लगा। नरगिस अपने कमरे में थी। वो भी आ जाती तो मुझे उसकी फिक्र नहीं थी। नूरी किचन में थी और किचन हॉल कमरे के बाईं तरफ था और वहां से इस तरफ नहीं देखा जा सकता था। मैंने झुककर दरवाजे के लॉक के की होल से आंख लगा दी। उसके साथ ही मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। रजिया सामने स्टील की खूबसूरत अलमारी के पास झुकी बैठी थी। अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। उसने सबसे निचले खाने में हाथ डालकर कुछ कपड़े हटाए और उस खाने के अंदर कुछ टटोलने लगी। फिर उठकर उसने अलमारी को दोनों हाथों से पकड़कर हरकत दी और मेरा ख्याल है उस वजनी अलमारी को हरकत देने के लिए उसे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। अलमारी अपनी जगह पर घूम गई। उसका बाईं तरफ का आधा हिस्सा दीवार के अंदर चला गया, जबकि बाकी आधा हिस्सा दीवार से हटकर सामने आ गया। अलमारी 4 फुट चौड़ी थी। चौड़ाई का 2 फुट का हिस्सा एक तरफ दीवार में चला गया था, जबकि दूसरे हिस्से के पीछे दीवार नजर आ रही थी और उस दीवार में 2.5 फुट ऊंची और 1.5 फुट चौड़ी एक और अलमारी नजर आ रही थी। उस अलमारी का हैंडल वगैरह कोई नहीं था, अलबत्ता लॉक की जगह नजर आ रही थी। रजिया ने ड्रेसिंग टेबल से चाबियों का गुच्छा उठाकर एक चाबी मुंतखब की और वो चाबी दीवार की अलमारी के हजमी कुफल में लगाकर दरवाजे को बाहर की तरफ खींचा। उस अलमारी का दरवाजा खुलते ही मैं उछल पड़ा। नीचे ऊपर 3 खाने थे। सबसे नीचे वाले खाने में कुछ फाइलें और कागजात थे। ऊपर वाले खाने में जेवरात के डिब्बे रखे हुए थे और सबसे ऊपर वाले खाने में नोटों के बंडल थे। उनके साथ ही मेरा वो मैला सा थैला भी रखा हुआ था जिसमें करोड़ों के जेवरात मौजूद थे। रजिया ने सबसे ऊपर वाले खाने से हजार के नोटों वाले 2 बंडल निकाल लिए और दरवाजा बंद कर दिया। लॉक लगाकर चाबी निकाली
और फिर स्टील की अलमारी को भी घुमाकर उसकी जगह पर फिट कर दिया और झुककर सबसे नीचे वाले खाने में कुछ टटोलने लगी। मैं सीधा हो गया और ठीक उसी वक्त नरगिस उस राहदारी में दाखिल हुई। उसने मुझे दरवाजे के सामने झुके हुए देख लिया था। उसने कुछ कहना चाहा मगर मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसे बाजू से पकड़कर हॉल में ले आया। नरगिस ने पूछा, क्या बात है? तुम दरवाजे के सामने झुके हुए क्या कर रहे थे? उसकी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी। मैंने सरगोशी में कहा, बाद में बताऊंगा। हम दोनों आमने सामने सोफों पर बैठ गए। तकरीबन 3 मिनट बाद रजिया भी वहां आ गई। उसके हाथ में नोटों के 2 बंडल थे जो उसने मेरे सामने मेज पर डाल दिए। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, 2 लाख हैं, जरूरत पड़े तो मजीद ले लेना। मैं रजिया के चेहरे को देख रहा था। उसने जिस अंदाज में नोटों के बंडल मेरे सामने फेंके थे उससे मेरा खून खौल उठा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू रखा। रजिया के बारे में मेरे खदशात को तकवीयत मिल रही थी। उसका रवैया बदलता जा रहा था और शायद नरगिस का ये शुबा दुरुस्त था कि वो जेवरात हजम करना चाहती थी, लेकिन मैं उसे आसानी से ये हजम करने नहीं दूंगा।